वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद जी के जीवन के संक्षिप्त परिचय से। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के लहमी गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अजायब राय और माताजी का नाम आनंदी देवी था। उन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान प्राप्त था। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल 300 से कुछ अधिक कहानियाँ लिखीं, 3 नाटक लिखे, 10 रचनाओं का अनुवाद भी किया, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि भी लिखे, जिनमें से उनकी मुख्य कहानियां हैं पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि। मुंशी प्रेमचंद जिस विद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे, वहाँ उनकी स्मृति में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। 31 जुलाई 1980 को भारतीय डाक विभाग की ओर से एक डाक टिकट जारी किया गया था, जिस पर उनका चित्र अंकित था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे मंगल सूत्र नामक उपन्यास की रचना कर रहे थे। इस दौरान वे गंभीर रूप से बीमार थे और लंबी बीमारी के चलते 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हो गया। आइए पाठ के बारे में जानते हैं। बड़े भाई साहब पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथा का मतलब होता है, आत्म मीन्स अपनी, कथा मीन्स कहानी, अपनी कहानी लिखना। तो इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन से कुछ अंश को इस कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस पाठ में शिक्षा व्यवस्था, जो उन दिनों की शिक्षा व्यवस्था थी, उसकी ओर लेखक ने हमारा ध्यान केंद्रित किया है, आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि उस समय किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में चीज़ों को सिखाने की बजाय उन्हें रटाने पर अधिक बल दिया जाता था, जोर दिया जाता था, जिसके कारणवश उसका बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। आइए जानते हैं संक्षिप्त पात्र परिचय। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, क्योंकि इस पाठ का नाम ही बेटे बड़े भाई साहब हैं। तो बड़े भाई साहब जो हैं वे इस कहानी के पहले पात्र हैं, और इस कहानी का दूसरा पात्र उनका छोटा भाई यानी कि लेखक स्वयं है। दोनों भाइयों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उनका जो ना पढ़ने वाला छोटा भाई है, उसे वे डांटते हैं, क्योंकि उसका मन ज़्यादातर खेल कूद में ही रमता है, ठीक है। इसीलिए वे उसे जो है डांटते रहते हैं। इसकी दूसरी वजह क्या है कि दोनों भाई जो हैं गांव छोड़कर हॉस्टल में रहते हैं, तो गांव से दूर है। इसीलिए बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी समझता है कि छोटे भाई का वो ध्यान रखे, किसी गलत राह पर वो ना चले, यह देखना उसका कर्तव्य है। दूसरी ओर जो छोटा भाई है वह कुशाग्र बुद्धि वाला है, तीव्र बुद्धि यानी कि तेज़ बुद्धि वाला है। उसे खेलना जो है उसकी जान है, खेलना उसे सर्वाधिक प्रिय है। डांट खाकर भी वह
खेल कूद का मोह जो है त्याग नहीं पाता है। आइए बड़े भाई साहब कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और केवल 3 दर्जे यानी कि 3 कक्षाएं आगे थे। मतलब यह कि बड़ा भाई जो है छोटे भाई से कितने वर्ष बड़ा था? 5 साल। और छोटा भाई और बड़ा भाई जो है उन दोनों में कितनी कक्षाओं का अंतराल था? 3 कक्षाओं का। दोनों भाइयों ने एक ही उम्र में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि स्कूल जाने की एक तय उम्र होती है, तो इसीलिए दोनों भाइयों ने एक ही उम्र में जो है स्कूल में प्रवेश किया, एक ही उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। लेकिन बड़े भाई साहब जो है तालीम जैसे यानी कि शिक्षा जैसे, तालीम का मतलब है शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह क्या चाहते थे? बुनियाद को मजबूत रखना चाहते थे। बुनियाद का मतलब है नींव, ठीक है। तो वह बुनियाद को क्या रखना चाहते थे? मजबूत रखना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, ठीक है बच्चों। 1 साल में होने वाले काम को वो कितने साल लगाते थे? 2 साल लगाते थे। कभी कभी क्या होता था, एक ही कक्षा में उन्हें 3-3 साल भी लग जाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो, पुख्ता यानी कि मजबूत, पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पायदार बनना, मजबूत बनना, यानी कि जिस प्रकार से यदि मकान की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वह गिर सकता है, उसी प्रकार से ही वह विद्या रूपी बुनियाद को भी मजबूत बनाना चाहते थे कि जो भी कुछ वह पढ़ते हैं यह उन पर एक व्यंग्य है कि वह उसे जो है मजबूत रखना चाहते थे। हर समय किताब खोलकर बैठे रहते थे और जब पढ़ाई करते करते थक जाते, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे वे पढ़ाई करते करते, हम बड़े भी हैं जो है काम करते करते जिस प्रकार से बच्चे थक जाते हैं, उसी प्रकार से ही जब जो है वह पढ़ाई करते करते थक जाते तो दिमाग जो है उसे आराम देने के लिए वे क्या करते थे? कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर। हाशिए क्या होते हैं? किताब में जो मार्जिन होता है, जिसे हम अंग्रेजी में मार्जिन बोलते हैं, किताब के हाशियों पर किन की तस्वीरें बनाया करते? कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बना दिया करते। तो कभी कभी वो क्या करते थे? एक ही शब्द को 10-20 बार यानी 10 बार 20 बार 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 उसे लिखते ही रहते थे। कभी एक शेर कौन सा? शायरो शायरी वाला जो शेर होता है उसे बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते थे। कई बार तो वे ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना ही आपस में कोई सामंजस्य यानी कि उन शब्दों का आपस में कोई तालमेल ही नहीं होता था। उदाहरण के रूप में एक बार छोटे भाई ने उन्हें कॉपी पर क्या लिखते हुए देखा? अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, राधे श्याम, 1 घंटे तक ऐसे शब्दों को लिखते हुए देखा। उसके पश्चात उन्होंने क्या देखा कि इन शब्दों को लिखने के बाद जो है उन्होंने एक आदमी का चेहरा बना दिया। अब छोटा भाई क्योंकि उनसे 5 साल छोटा था तो वह इन सब शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे जो है उन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया, यानी कि उसके अर्थों को समझने में वह असफल रहा। बड़े भाई से उनका अर्थ पूछ सके इतनी उसमें हिम्मत नहीं थी। उस समय बड़े भाई साहब जो हैं वो कौन सी कक्षा में थे? 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और छोटा भाई जो है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उनकी रचनाएं क्या होती हैं? जो कुछ भी वो लिखते थे या बनाते थे अपनी कॉपी किताबों पर, तो उन चीज़ों को समझना छोटे भाई के लिए छोटा मुंह
बड़ी बात थी, यानी कि बहुत मुश्किल काम था। दूसरी ओर छोटे भाई का मन जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। यदि उसे 1 घंटे तक जो है पुस्तक लेकर बैठना पड़ जाता, यानी कि पढ़ाई करनी पड़ जाती, तो उसे जो है वह पहाड़ चढ़ने के समान लगता था, क्योंकि जिस प्रकार से पहाड़ की चढ़ाई बहुत होती है, उसे चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, उसी प्रकार से उसे जो है पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता था, पहाड़ जैसा लगता था। उसका मन जो है ज़्यादातर किस में रमता था, किस ओर ज़्यादा ध्यान जाता था, खेल कूद में। मौका जब भी उसे मिलता तो वह जो है हॉस्टल से निकलकर मैदान में चला जाता और वहाँ कभी वह कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाता। अगर कोई उसे साथी मिल जाता तो फिर तो पूछने की बात ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना उसे बहुत भाता था। इसके साथ ही फाटक पर यानी कि दरवाजे पर सवार होकर उस पर चढ़कर जो है उसे आगे पीछे घुमाते हुए चलाते हुए वह किसका आनंद लेता था, मोटर कार की सवारी जैसा आनंद लेना उसे अच्छा लगता था। तो बच्चों, जब जो है छोटा भाई अब वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रखता था तो खेल कूद कर हॉस्टल के कमरे में वापस आता तो क्या होता था कि सामने जो है बड़े भाई साहब को जब वो देखता तो उन्हें किस रूप में देखता, गुस्से वाले रूप में, रौद्र रूप में। रौद्र रूप होता है बहुत गुस्से वाला, ठीक है। उनका गुस्से वाला रूप देखकर वह डर जाता, उसके प्राण सूख जाते, ठीक है। तो वह इतना डर जाता था कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाता था। दूसरी ओर बड़े भाई साहब जो थे, जब छोटे भाई का उनसे सामना होता तो वे उससे जो है हर रोज़ एक ही ध्वनि में, एक ही स्वर में एक ही सवाल पूछते, और वो सवाल क्या था, कहाँ थे, ठीक है। अब छोटा भाई जो है उसके पास उसका कोई उत्तर ही नहीं होता था, क्योंकि उत्तर जो है एक ही था, खेल कूद में वो रमते थे और वहीं वे जाकर खुश थे। बड़ा भाई जो है अब इस पाठ के अनुसार सबसे पहले उन्होंने जो है उसे अंग्रेज़ी विषय के बारे में समझाना शुरू किया। तो अंग्रेज़ी के बारे में बताते हुए उन्होंने उसे क्या बताया कि अंग्रेज़ी पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यदि अंग्रेज़ी इतनी ही आसान होती तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी कि कोई भी आम व्यक्ति जो है अंग्रेज़ी पढ़कर उसका विद्वान बन जाता, ठीक है। तो अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, यानी कि खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो बड़ा भाई जो है उससे क्या कहता है छोटे भाई से कि वह जो है रोज़ देखता है कि किस कदर जो है वो स्वयं सारा दिन जो है किताबें खोलकर पढ़ता रहता है, ठीक है, खूब मेहनत करता है। यह उसे दिखाई भी देता है, किसे, छोटे भाई को दिखाई भी देता है। अगर ये बात उसे दिखाई नहीं देती तो यह किसका कसूर है, यह छोटे भाई की आंखों का कसूर है। और यदि उसे समझ नहीं आता तो यह उसकी बुद्धि का कसूर है कि उसे ना तो कुछ सामने क्या हो रहा है कि बड़े भाई जो है लगातार मेहनत करते हैं, ये मेहनत भी उसे दिखाई नहीं देती, और वो किस कदर मेहनत करते हैं ये बात उसकी समझ में भी नहीं आती। तो वह उसे आगे यह भी बताता है कि कितने ही मेले तमाशे जो हैं वो आते हैं चले जाते हैं, क्रिकेट मैच जो है, हॉकी मैच होते हैं, तो क्या कभी उसने उसे खेलने जाते हुए देखा है। वह यानी कि बड़ा भाई जो है उसकी इस खेल कूद को देखते हुए उसे यह सलाह भी देता है कि अगर उसने यानी कि छोटे भाई ने इसी तरह से ही खेल कूद में जो है उम्र गंवानी है तो बेहतर उसके लिए अच्छा क्या है कि वह घर चला जाए।
और मज़े से क्या करे, गुल्ली डंडा खेले, लेकिन दादा की मेहनत की कमाई के रुपए जो है किस में बर्बाद ना करे, खेल कूद में बर्बाद ना करे। अब जब छोटा भाई बच्चों बड़े भाई की इतनी बात सुनता तो वो आंसू बहाने लगता, लेकिन उसके पास जो है बड़े भाई के सवालों का कोई उत्तर ही ना होता, क्योंकि जो है उसके पास उत्तर इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो गलत होता था, उसका कसूर होता था। अब कसूर तो उसका था ही, लेकिन डांट कौन सुने। अब कसूर जब हम कर लेते हैं, जब सामने से हमें कोई डांटता है तो उस डांट फटकार को सुनना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, कसूर करना जो है वो आसान होता है। तो बड़े भाई साहब जो है उनके सूखती बाण यानी कि उनकी चुभती बातें, कटाक्ष भरी बातें, व्यंग्य भरी बातें जो कि चुभ जाती थी उसके सीने में, वह जो है उन्हें किस प्रकार से सुने। उन सभी चीज़ों को सुनकर उसका मन जो है यानी कि छोटे भाई का मन जो है वो खूब निराश हो जाता और उसे लगता कि जो है पढ़ाई करना, पढ़ना लिखना जो है वह उसके बूते के बाहर है, यानी कि उसके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात जो है वो निराशा फिर आशा में बदल जाती, क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद जागती। उम्मीद क्या होती, वह प्रण करता कि आगे से कुछ भी हो जाए वह खूब मन लगाकर पढ़ेगा। अब मन लगाकर पढ़ने के लिए वो क्या तय करता कि एक समय सारणी बना ली जाए। तो मन में उसके आया कि समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बना लिया जाए। ठीक है, तो उसके अनुरूप जो है वह रोज़ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा। तो झट से बच्चों उसने जो है एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बना लिया। तो उस टाइम टेबल में सभी विषयों, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, ठीक है, रसायन शास्त्र के लिए, अंग्रेज़ी के लिए, हिंदी के लिए, सभी विषयों के लिए एक निर्धारित समय दिया गया। यहाँ तक कि भोजन करने के लिए समय दिया गया और जो है आराम करने का समय भी निश्चित किया गया, तय कर लिया गया कि कितने समय पर उसने आराम करना है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी कि जो छोटा भाई जो था, जो कभी खेलने कूदने से दूर नहीं रहता था, उसने उसी खेलने कूदने को उस टाइम टेबल में जो है समय तक नहीं दिया था। ठीक है, अब जो है बच्चों टाइम टेबल तो बन गया, ठीक है, अब उस पर अमल करने की बारी आई। तो अमल करने की जब बारी आई तो क्या हुआ कि पहले ही दिन से, क्योंकि टाइम टेबल बनाना जो है वो तो अलग बात है, उसे तो झटपट से पेंसिल कागज़ लिया और बना डाला, ठीक है, लेकिन अब उस पर अमल करना, क्योंकि उसके अनुरूप कार्य भी तो करना था, ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना अलग बात होती है, उस पर अमल करना दोनों अलग बातें हैं। तो पहले ही दिन टाइम टेबल जो है उस बेचारे की तो धज्जियाँ ही उड़ गई, ठीक है, उससे नज़रअंदाज कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही छोटे भाई ने मैदान की हरियाली देखी, बच्चों को खेलते हुए देखा, वह फिर पढ़ाई लिखाई भूलकर खेलने दौड़ गया। बड़े भाई साहब को फिर जो है उसे डांटने का, उसे समझाने का, उसे फटकारने का मौका मिल गया। वह भाई साहब से दूर रहने की कोशिश करता, यहाँ तक कि जब भी वो कमरे में आता तो किस कदर आता, दबे पाँव, चोरी छुपे धीरे धीरे जो है वो कमरे में प्रवेश करता कि भाई साहब जो है उसे देख ना लें, क्योंकि अगर वो उसे देख लेंगे तो उसे जो है उनकी डांट फटकार को सुनना पड़ेगा। खेल कूद को तो वो छोड़ ही नहीं पाता था, ठीक है। तो अब जो है बेटा इसके पश्चात क्या हुआ कि अब वार्षिक परीक्षाएं आई, सालाना इम्तिहान आया, ठीक है, ये देखो सालाना इम्तिहान दे रहे हैं, ठीक है। तो सालाना इम्तिहान आया तो उसके पश्चात जो है नतीजा भी घोषित किया गया। अब नतीजे में क्या हुआ कि बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटे भाई जो हैं वे पास हो गए, ठीक है। अब छोटे भाई के मन में विचार क्या आया कि वह बड़े भाई से
पूछे, बड़े भाई से क्या पूछे कि उनकी इतनी मेहनत कहाँ गई। वे तो दिन रात पढ़ते रहते थे, ठीक है, तो उनकी इतनी मेहनत कहाँ गई। वह तो खेलता भी रहा, ठीक है, और कक्षा में अव्वल भी आ गया। अव्वल आना यानी कि प्रथम स्थान पर भी आ गया। लेकिन अपने बड़े भाई को दुखी और उदास देखकर वह कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि वह तो उसका बड़ा भाई था, ठीक है। उसके मन में ऐसा विचार भी एक समय पर आया कि अगर बड़े भाई, जो उसके बड़े भाई थे, उन्होंने उसे डांटा तो वह जो है उन्हें साफ शब्दों में जो है कह देगा कि इतनी मेहनत करके उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है, ठीक है, कि कौन सा जो है बड़ा काम कर लिया है, वह फेल ही तो हो गए हैं। अब ये शब्द जो है, ये विचारधारा जो है वो क्या थी कि उसमें जो है पास होने का घमंड आ गया था। तो बड़े भाई साहब जो थे उन्होंने जो है समझ लिया था, वे समझ गए थे कि छोटे भाई के मन में क्या चल रहा है, कि उसके मन में जो है घमंड आ गया है। एक दिन क्या हुआ कि जब वह गुल्ली डंडा खेलकर, ठीक है, गुल्ली डंडा खेलकर हॉस्टल वापस आया तो बड़े भाई ने उसे यह कहते हुए खूब डांटा। क्या कहा उससे कि पास हो गए हो, क्या पास होना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है? पास हो गए हो तो तुम्हारे मन में घमंड आ गया है, ठीक है। तो अब उस घमंड को समझाने के लिए, जो कि छोटे भाई के मन में घर कर चुका था, उसे समझाने के लिए सबसे पहले बड़े भाई ने रावण की उदाहरण दी। उन्होंने रावण के बारे में समझाते हुए क्या कहा कि रावण जो है उसे यह घमंड था कि सृष्टि पर उससे बढ़कर चक्रवर्ती राजा और कोई नहीं है, कि यानी कि वो सबसे शक्तिशाली राजा है इस सृष्टि पर। सभी राजा जो हैं उससे डरते भी थे, यहाँ तक कि देवी देवता जो हैं वे भी उसकी गुलामी करते थे। लेकिन उसके इसी घमंड की वजह से क्या हुआ कि जब उसका अंत समय आया तो उसे जो है 2 घूंट, चुल्लू भर पानी यानी कि 2 घूंट पानी देने वाला भी उसका अपना कोई सगा नहीं बचा था। दूसरी उसने उदाहरण दी शैतान की। शैतान की उदाहरण देकर उसे समझाते हुए उन्होंने क्या कहा कि शैतान को भी यह घमंड था कि उससे बढ़कर जो है भगवान का कोई और सच्चा भक्त है ही नहीं। जब उसका अंत समय आया यानी कि मृत्यु नज़दीक आई तो शैतान को भी स्वर्ग में जगह ना मिलकर कहाँ जगह मिली? नरक में ही जगह मिली, ठीक है। तो उसे यह कहा गया कि पास हो जाने पर उसे इतना घमंड आ गया है, यानी कि बड़े भाई ने जो है छोटे भाई को यह समझाया कि पास होने पर यदि उसे इतना घमंड आ गया है तो वह जो है समझता है कि वह मेहनत से पास नहीं हुआ है, ठीक है। कौन समझता है इस बात को? बड़ा भाई, कि क्योंकि वो पढ़ता तो था नहीं, जो कुछ भी कक्षा में सुन लिया उसी के बलबूते पर वो पास हो गया, ठीक है। तो उसके लिए उसने जो है क्या कहावत दी कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, ठीक है, क्योंकि बटेर जो है उसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो कभी कभार अचानक से ही जो है बटेर वो पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से ही जो कुछ भी उसने कक्षा में सुना उसके आधार पर जो है अब तो वो पास हो गया है, ठीक है। लेकिन एक सफल खिलाड़ी की परिभाषा देते हुए, उसे समझाते हुए बड़े भाई ने क्या कहा कि सफल खिलाड़ी कौन है? जिसका कोई भी निशाना, कोई भी चोट जो है वो खाली नहीं जाती, निशाना उसका कभी भी नहीं चूकता है। इसके साथ ही बड़े भाई साहब ने उसे कुछ उदाहरणें जो हैं अलजब्रा से, ज्योमेट्री से, इतिहास से दी। इन विषयों का उन्होंने जो है उसके सामने एक भयंकर चित्र खींच डाला, इतना डरावना चित्र प्रस्तुत किया कि जो है विद्या जो है वो कैसी है? एक रटंत विद्या है, ठीक है। रटंत विद्या क्यों उन्होंने कहा कि
उसमें जो है परीक्षा को पास करने के लिए जो कुछ भी पुस्तक में दिया जाता है उन सारी बातों को हमें याद करना पड़ता है। यदि हम उन्हें याद नहीं करते हैं तो परीक्षा में हमें नंबर यानी कि अंक नहीं मिलते हैं। जैसे कि इतिहास की उदाहरण समझाते हुए उन्होंने कहा कि हेनरी के समय में क्या हुआ, ठीक है, जब जो है हेनरी था उस समय क्या हुआ, इसके बारे में याद रखना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अंग्रेज़ी इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हेनरी नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, तो हर एक के नाम के साथ 1-2 लगा दिए जाते थे और हेनरी 1, हेनरी 2 इसी प्रकार से ही नाम रख दिए जाते थे, ठीक है। तो हेनरी 7वें का प्रश्न आया तो उसके स्थान पर यदि हमने हेनरी 8वें के बारे में लिख दिया तो सारे नंबर सफाचट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सिफर भी नहीं मिलती, यानी कि परीक्षा में हमें 0 भी नहीं मिलता है। तो स्कूल का समय था, तो उस समय दोनों भाइयों की जब यह बातचीत चल रही थी, यानी कि बड़ा भाई जब छोटे भाई को समझा रहा था तो उस समय जो है उनका स्कूल जाने का समय पास था। तो अब छोटा भाई जो है वो क्या सोचता है कि स्कूल का समय नज़दीक था, नहीं तो ना जाने जो है बड़े भाई साहब की यह उपदेश माला कब तक चलती, ठीक है। तो बड़े भाई साहब ने पढ़ाई का जो भयंकर चित्र दिखाया छोटे भाई को, ठीक है, तो उससे छोटे भाई पर जो है केवल इतना ही असर हुआ, इतना ही प्रभाव पड़ा कि वह उतना काम करता जितने से उसे कक्षा में जो है बेइज्जत ना होना पड़े, जलील ना होना पड़े। लेकिन खेल कूद का कोई भी मौका, कोई भी अवसर वह अब भी हाथ से जाने नहीं देता था। सोचता पास होने पर, ठीक है, उसके मन में जो है क्या विचार चलता था, वह क्या सोचता था कि पास होने पर यदि जो है इतनी बेइज्जती हो रही है, इतना बेइज्जत होना पड़ रहा है, तो अगर वह कक्षा में फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब जो हैं वो उसके प्राण ही ले लेते। इसके पश्चात बच्चों क्या हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई, ठीक है, क्योंकि जो है पूरा वर्ष जो है जब बीत जाता है पढ़ाई लिखाई का तो उस कक्षा की वार्षिक यानी कि सालाना परीक्षा होती है। तो वार्षिक परीक्षा हुई, तो उस वार्षिक परीक्षा में क्या हुआ कि बड़ा भाई जो है वो फेल हो गया फिर से, और छोटा भाई जो है वो पास हो गया, ठीक है। छोटा भाई हैरान था कि बड़े भाई ने तो खूब मेहनत की थी, ठीक है, वो बड़ा ही हैरान था कि बड़ा भाई जो है उन्होंने तो दिन रात मेहनत की, ठीक है, तो आंखें फोड़ डाली पढ़ पढ़ कर, ठीक है, और उनकी उस पढ़ाई का असर जो है उनके चेहरे पर भी झलक रहा था, साफ नज़र आ रहा था, क्योंकि उनका चेहरा जो है पढ़ पढ़ कर मुरझा गया था। पर फिर भी जो है वो पास नहीं हुए थे, फेल हो गए थे। छोटे भाई को जो है तरस भी आया, तो जब नतीजा सुनाया गया तो क्या हुआ कि छोटा भाई बड़े भाई को देखकर वो भी रो पड़ा। साथ ही उसके मन में, रो तो वो पड़ा, साथ ही साथ उसके मन में एक विचार भी आया। तो वो विचार क्या था कि यदि वह भी फेल हो गया होता तो बड़े भाई को बुरा ना लगता। दोनों भाइयों में, अब जो वो दोनों भाई थे उनमें जो है अब केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया था, ठीक है बच्चों। छोटे भाई के मन में यह विचार आया कि अगर बड़े भाई 1 साल और फेल हो गए होते, ठीक है, 1 साल और फेल हो गए होते, हो जाएंगे तो दोनों एक ही कक्षा में हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अगले साल भी अगर वो फेल हो जाते हैं तो दोनों समकक्ष हो जाएंगे, एक ही कक्षा में हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उसके मन में यह विचार भी आया कि अभी शायद बड़े भाई साहब की उपदेश माला, उनकी डांट फटकार उसे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन यह बात भी सही थी, उसे यह बात भी उसके साथ साथ समझ आ गई थी कि
यदि जो है बड़े भाई साहब की डांट फटकार ना हो, वह उसे समझाए ना, तो वह हर बार कक्षा में जो है फेल हो सकता है। ठीक है, तो डांट फटकार और उनके समझाने पर ही जो है वो हर बार कक्षा में पास हो जाता है। ये बात उसे समझ आ गई थी। उसने यह भी देख लिया कि भाई साहब उस समय जो है वो शायद अब उसे डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो दोबारा बच्चे फेल हो गए थे, तो उसे यह लगने लगा कि शायद जो है वो बड़े भाई साहब उसे अब डांटेंगे नहीं। ठीक है, डांटने का मौका जो है वो उसे अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनमें जो है वो देख रहा था कि बड़े भाई साहब में जब वो दोबारा बेटे फेल हुए तो उनमें जो है बड़ा ही धीरज आ गया था। वो डांटना भी चाहते थे लेकिन चुप रहते थे। अब उनका यह व्यवहार देखकर छोटा भाई जो है उसकी आज़ादी बढ़ गई। ठीक है, आज़ादी बढ़ने से जो है क्या हुआ, वह उनकी सहन शक्ति का, सहिष्णुता का जो है पूरा पूरा लाभ उठाने लगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी वह पढ़ लेता था, जो थोड़ा सा भी वो पढ़ता था, उसने जो है उनके डर से वह भी अब जो है, क्योंकि उसे लगता था कि बड़े भाई जो है अब उसे डांटेंगे नहीं, तो वह भी उसने पढ़ना बंद कर दिया। अब जो है छोटा भाई उसे एक नया जो है शौक़ पैदा हो गया। शौक़ पैदा होना यानी कि दिलचस्पी उसमें आ गई। और वो दिलचस्पी क्या थी, क्या शौक़ था, पतंग उड़ाने का। ठीक है, तो अब जो है वो, क्योंकि अब उसे लगता था कि शायद बड़े भाई साहब जो है वो उसे डांटेंगे नहीं, इसके कारणवश उसकी आज़ादी तो बढ़ ही गई थी, तो एक नया शौक़ भी लग गया पतंग उड़ाने का। तो उसने जो है क्या किया, वह अपना सारा सारा समय जो है पतंग उड़ाने में ही गुजार देता, गवा देता था। छोटा भाई बड़े भाई साहब की इज्जत करता था, इसीलिए पतंग से संबंधित, पतंग को कन्नी बांधना, उसे मांझा देना, यहाँ तक के पतंग टूर्नामेंट की जितनी भी तैयारियाँ होती थी वह सब जो है चोरी छिपे जो है करता था, गुप्त रूप से। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय था, संध्या का समय था। छोटा भाई जो है वो पतंग लूटने के लिए, कटी हुई पतंग को लूटने के लिए अपने जो है दोस्तों के साथ, जो पढ़ते लिखते नहीं थे, उनके साथ जो है वो उस पतंग के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा था। अब आसपास जो है उनको कोई खबर नहीं थी, क्योंकि समतल मैदान था। ठीक है, कोई मोटर गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर रही थी, तो उन्हें आसपास की कोई सुध-बुध नहीं थी। तो इतने में क्या हुआ कि दौड़ते दौड़ते वो अपने बड़े भाई से टकरा गया। ठीक है, बड़े भाई साहब ने उसे उसी समय पकड़ लिया और गुस्से में उन्होंने क्या कहा कि उन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पतंग उड़ाते हुए, पतंग लूटते हुए उसे जो है शर्म नहीं आती। ठीक है, उसे अपनी पोजीशन क्या थी कि अब वो जो है बच्चे 8वीं कक्षा में हो गया था, उसका भी ख्याल नहीं था। यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि उस समय 8वीं कक्षा की अहमियत क्या थी। उस समय 8वीं कक्षा की अहमियत यह थी कि 8वीं कक्षा पास किया हुआ व्यक्ति नायब तहसीलदार हो जाता था, डिप्टी मजिस्ट्रेट का ओहदा उसे मिल जाता था, यहाँ तक कि संपादक भी बन जाता था। बड़े भाई साहब ने उससे कहा कि वह उससे केवल एक दर्जा ही नीचे है। तो शायद छोटा भाई समझता है कि अब उन्हें जो है उसे डांटने का कोई हक नहीं है। अब उन्होंने उन्हें समझाने का एक दूसरा उपाय ढूंढा। अब समझाने में उन्होंने जो है अपने दादा दादी की उदाहरण ली। उसे जो है क्या समझाया कि जिस प्रकार से जो है उनके दादा दादी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं या कि पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन
फिर भी जो है वो घर बार को अच्छे से संभालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने उसे क्या समझाया कि जो है पढ़ाई लिखाई, वो जो है किताबें पढ़ने से केवल पढ़ाई लिखाई ही आती है, लेकिन जो जीवन की असल में ज्ञान है वो हमें जीवन के अनुभव से ही मिलता है। ठीक है, कि जिस प्रकार से जो है दोनों बच्चे वे हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर उनमें से जो है एक बीमार पड़ जाए तो दूसरे को यह नहीं सूझेगा कि वो क्या करे। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो फौरन जो है दादा को तार देंगे। ठीक है, दूसरी ओर यदि उनके दादा उनके पास होंगे तो वो सबसे पहले देखेंगे कि हुआ क्या है। उसके पश्चात पहले वह जो है स्वयं से इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर जो है इलाज नहीं हो पाएगा तो वे जो है डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है, तो हॉस्टल में रहते हुए जो है कभी कभी जो है महीने भर का खर्चा जो है जो उन्हें घर से मिलता था वो कुछ ही दिनों में 20-22 दिनों में भी वो उनका खर्च हो जाता था। अब जो दोनों भाई हैं, नाई का भी उधार चलता था। ठीक है, उसके पास से गुजरने के लिए जो है वह मुंह छिपाकर गुजरते थे कि कहीं जो है वो उनसे उनके पैसे ना मांग ले, जो कि उनके जो है नाई के उनके पास उधार थे। ठीक है, दूसरी उदाहरण उन्होंने हेडमास्टर साहब की दी। जो उनके हेडमास्टर साहब थे, कहने को तो वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें जो है घर चलाना नहीं आता था। जब तक वे घर चलाते रहे जो है वे कर्जदार ही रहते थे। लेकिन जब से जो है उनकी बूढ़ी माँ ने घर का कार्यभार संभाला तो जो है घर में जो है बरकत भी होने लगी, क्योंकि उनका अनुभव था कि पैसे को जो है किस प्रकार से कब और किस समय खर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना सब समझाते हुए उसने जो है छोटे भाई से क्या कहा कि मेरे रहते हुए, ठीक है, बड़े भाई साहब के होते हुए यदि वह बेराह यानी कि गलत रास्ते पर चलेगा तो वो जो है उसे थप्पड़ भी मार सकता है। ठीक है, तो उसने यह भी कहा कि मैं ये भी जानता हूँ, यानी कि बड़ा भाई साहब जो है वो यह भी जानता है कि जो कुछ भी वह उसे समझा रहा है वह सब जो है छोटे भाई को उसकी बातें जहर के समान बड़ी कड़वी लग रही हैं। ठीक है, छोटा भाई जो है उनके इस नए समझाने के ढंग, उनकी इस नई युक्ति से जो है वह बड़ा ही हैरान हुआ। उसका सर जो है अपने बड़े भाई के सामने झुक गया। ठीक है, और जो है उसे उस दिन जो है अपने छोटे होने का एहसास हुआ कि वह जो है उनसे 5 साल छोटा है और जीवन का अनुभव जो है बड़े भाई को उससे ज़्यादा है। उसी समय क्या हुआ कि एक कनकौआ जो है, एक कटी हुई पतंग जो है वहाँ से गुजर रही थी आसमान से। तो बड़े भाई साहब जो हैं उन्होंने लपक कर जो है, क्योंकि वे लंबे थे, लपक कर उस कटी हुई पतंग की डोर को पकड़ लिया। ठीक है, दोनों भाई जो हैं वे खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मुख्य रूप से यह संदेश देना चाहा है कि प्रत्येक काम को मन लगाकर करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो या फिर खेल कूद। इससे हम पढ़ाई और खेल कूद दोनों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। यह भी सिद्ध होता है, यानी कि इस पाठ से यह भी सिद्ध होता है कि यदि बाल्य अवस्था यानी कि जो बचपन की अवस्था है शिक्षा पाने के लिए है, तो खेलने की भी यही उम्र होती है। यानी कि बच्चों की खेलने की भी उम्र वही होती है और पढ़ने की उम्र भी वही होती है। मन मारकर किया गया काम लाभ नहीं देता, क्योंकि इस पाठ में जो बड़ा भाई था वो मन मारकर जो है
पढ़ने में लगा रहता था। वो भी मन से चाहता था कि वह खेले कूदे, लेकिन छोटे भाई की जिम्मेदारी होने के कारणवश उसने अपने मन को मार लिया था। तो मन मारकर जो है कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, लेखक ने यह भी समझाना चाहा है कि किताबें पढ़ने से, ठीक है, पुस्तकें पढ़ने से केवल हम जो है डिग्री ही हासिल कर सकते हैं, हमें केवल डिग्री ही प्राप्त होती है, जिससे हमें नौकरी तो मिल जाती है। वो डिग्री हमें नौकरी दिलवाने में तो सहायक होती है, लेकिन असली समझ, वास्तविक समझ हमें कहाँ से आती है? दुनिया देखने से आती है, यानी कि दुनिया के अनुभव से आती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।